नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक काफी आम सी परेशानी की, आवाज का बैठ जाना। जी, हो जाता है अक्सर। हाँ, कभी मौसम बदला या शायद ज्यादा बोल लिया या कोई गला खराब हुआ और आवाज बैठ गई। हमारे पास ना कुछ नोट्स हैं जिनमें इससे निपटने के कई प्रैक्टिकल तरीके दिए हैं। अच्छा। कुछ फौरन आराम के लिए, बिल्कुल। कुछ आवाज को धीरे धीरे वापस पटरी पर लाने के लिए, और हाँ, कुछ सावधानियां भी। ये तो जरूरी है। तो आज का मकसद यही है कि इन नोट्स में जो लिखा है उसे जरा समझें। हाँ, देखते हैं क्या है इसमें। क्या ये सिर्फ पुराने नुस्खे हैं या इनके पीछे कोई ठोस वजह भी है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें ताकि फायदा हो, नुकसान न हो जाए कहीं। सही कहा। तो चलिए देखते हैं इस जानकारी के पिटारे में क्या खास मिलता है। शुरू करें? हाँ, शुरुआत करते हैं उन तरीकों से जो तुरंत आराम दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि जब आवाज जाती है ना, तो सबसे पहले यही लगता है कि बस जल्दी से ठीक हो जाए। बिल्कुल। तो इस बारे में हमारे स्रोत क्या कहते हैं? अच्छा। तो पहला अभ्यास क्या है? नोट्स में लिखा है हमिंग, यानी मुंह बंद करके की हल्की आवाज निकालना। और साफ लिखा है जोर बिल्कुल नहीं देना है, बस एक हल्का सा वाइब्रेशन महसूस करना है। बिल्कुल सही। हमिंग एक ऐसा ही अभ्यास है। इसमें वोकल कॉर्ड्स बहुत हल्के से कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिससे उन पर अगर कोई हल्की सूजन या अकड़न जमी हो तो वो दूर हो सकती है। ये एक तरह से वोकल कॉर्ड्स की हल्की मालिश जैसा है। हल्की मालिश, हाँ, ये समझना आसान है। पर कुंजी है बहुत हल्कापन। अगर जरा भी खिंचाव या तनाव लगे तो फौरन रुक जाना है। ठीक है, ध्यान रहेगा। दूसरा अभ्यास है लिप ट्रिल या टंग ट्रिल। जी, यानी होठों को ढीला छोड़कर ब्रर जैसी आवाज या जीभ को तालू के पास ले जाकर ट्र। ये तो गायक लोग बहुत करते हैं वार्म अप में। हाँ बिल्कुल। बैठी आवाज में इसका क्या काम? लिप और टंग ट्रिल्स बेहतरीन अभ्यास है। क्यों? क्योंकि ये आवाज पैदा करने के लिए जरूरी एयर फ्लो, यानी हवा का जो प्रवाह है, उसका अभ्यास कराते हैं। अच्छा। लेकिन इसमें वोकल कॉर्ड्स पर दबाव बहुत कम पड़ता है। ओह। होठों या जीभ के कंपन से मुंह के अंदर एक बैक प्रेशर बनता है, जो वोकल कॉर्ड्स को बिना भिंचे आसानी से कंपन करने में मदद करता है। ठीक है। ये भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और आवाज को धीरे धीरे खोलने में मदद करता है। और इसे भी बिल्कुल हल्के से करना है, बिना किसी पिच या जोर के, बस हवा का फ्लो। समझ गया। तो एयर फ्लो मैनेजमेंट और कम दबाव, अच्छा है जी। इसके बाद नोट्स में शास्त्रीय संगीत के अभ्यास सारे गामा का भी जिक्र है। हाँ, लेकिन एक बड़ी चेतावनी के साथ कि बहुत हल्की आवाज में और सिर्फ नीचे के सुरों से शुरू करना है, जोर बिल्कुल नहीं डालना। ये थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट वोकल अभ्यास लगता है। हाँ, ये पिछले 2 अभ्यासों से थोड़ा ज्यादा सीधा है, डायरेक्ट है, और इसीलिए इसमें सावधानी और भी ज्यादा जरूरी है। इसका मकसद होता है धीरे धीरे वोकल रेंज को फिर से एक्टिवेट करना, नीचे के सुरों यानी लो पिच से शुरू करने और आवाज बहुत हल्की लो वॉल्यूम रखने से वोकल कॉर्ड्स पर तनाव कम से कम रहता है। ठीक है। अगर आवाज में हल्कापन है, कोई खिंचाव महसूस नहीं हो रहा, तभी इसे थोड़ी देर के लिए करें। ये एक तरह से अपनी आवाज की सीमा को धीरे धीरे टटोलने जैसा है। लेकिन अगर मुश्किल लगे तो? अगर जरा भी मुश्किल लगे या दर्द महसूस हो तो इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। जबरदस्ती करने से रिकवरी में ज्यादा टाइम लग सकता है या नुकसान भी हो सकता है। सही है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा, आखिरी अभ्यास जो इन नोट्स में सुझाया गया है वो सांस लेने से जुड़ा है। हाँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। गहरी सांस लेना और फिर की आवाज के साथ धीरे धीरे कंट्रोल के साथ छोड़ना। इसका आवाज से क्या सीधा कनेक्शन है? आवाज का तो सारा खेल ही सांस पर टिका है। सही तरीके से सांस लेना और छोड़ना, ये अच्छी आवाज की नींव है, फाउंडेशन है। अच्छा। ये अभ्यास डायाफ्राम से सांस लेने को प्रोत्साहित करता है, मतलब पेट से गहरी सांस लेना, ना कि सिर्फ छाती से उथली सांस लेना। हाँ, सुना है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के बारे में। जी, डायाफ्राम से ली गई सांस ज्यादा गहरी और स्थिर होती है। वो आवाज को बेहतर सपोर्ट देती है। अच्छा, कंट्रोल। हाँ, ये क्षमता बोलने या गाने के लिए बहुत जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि इसे करने से वोकल कॉर्ड्स पर कोई सीधा दबाव नहीं पड़ता। ये आवाज के इंजन को, मतलब सपोर्ट सिस्टम को ठीक करने जैसा है। वाह, ये अच्छी तरह समझाया आपने, इंजन को ठीक करना। जी। तो हमने देखे कुछ शुरुआती आराम के तरीके और फिर कुछ बहुत ही हल्के एक्टिव अभ्यास। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, यानी ध्यान देने वाली बातें, सावधानियां।
हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। किन चीजों से बचना जरूरी है जब आवाज बैठी हो? नोट्स में साफ लिखा है ठंडी ड्रिंक्स, आइसक्रीम और तला भुना मसालेदार खाना। ये क्यों मना है? ये सावधानियां उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने की उपाय। जैसे हमने पहले बात की, ठंडी चीजें वो गले की मांसपेशियों को सिकोड़ सकती हैं। हाँ, ब्लड सर्कुलेशन कम कर सकती हैं, जिससे सूजन बनी रह सकती है। आइसक्रीम जैसी मीठी और ठंडी चीजें कुछ लोगों में बलगम भी बढ़ा सकती हैं। अच्छा, बलगम भी? जी, और तला भुना मसालेदार खाना ये दो तरह से नुकसान कर सकता है। एक तो सीधा गले में जलन पैदा कर सकता है, हाँ। इरिटेशन। हाँ, वो तो होता है। दूसरा, ये एसिड रिफ्लक्स को ट्रिगर कर सकता है। एसिड रिफ्लक्स? हाँ, मतलब पेट का एसिड खाने की नली में ऊपर आकर गले तक पहुंच सकता है, जो स्वर रज्जों में गंभीर जलन और सूजन पैदा कर सकता है। इसे LPR कहते हैं, लैरिंगोफरेंजियल रिफ्लक्स। ओह, ये तो सीरियस है। जी, और ये आवाज बैठने का एक काफी आम कारण है। इसलिए इन चीजों से परहेज करना रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। ये एसिड रिफ्लेक्स वाली बात वाकई ध्यान देने लायक है। कई बार लोग इससे शायद नजरअंदाज कर देते होंगे। बिल्कुल। और एक सबसे महत्वपूर्ण सावधानी जो इन नोट्स में बताई गई है वो है टाइम लिमिट को लेकर। हाँ। ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, कान नाक गला विशेषज्ञ। जी हाँ। ये क्यों इतना जरूरी है? हफ्ते भर में ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। ये शायद सबसे जरूरी सलाह है इन सब में। देखिए, ज्यादातर मामलों में आवाज का बैठना वायरल इन्फेक्शन या ज्यादा इस्तेमाल के कारण होता है। हाँ, आमतौर पर तो यही होता है। और वो कुछ दिनों के आराम और घरेलू उपायों से ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर आवाज एक हफ्ते या मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते में सामान्य नहीं होती, तो ये किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। जैसे कि? इसके पीछे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जिसके लिए एंटीबायोटिक जरूरी हो, या फिर स्वर रज्जुओं पर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे नोड्यूल्स यानी गांठें, पॉलिप्स यानी उभार, सिस्ट या लकवा जैसी कोई दिक्कत। अरे बाप रे। कुछ मामलों में लगातार आवाज बैठना किसी और गंभीर बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। इसलिए अगर आवाज लंबे समय तक ठीक ना हो तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर जांच करके सही कारण पता लगा सकते हैं और फिर सही इलाज शुरू कर सकते हैं। देरी करने से समस्या बढ़ सकती है। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है अगर प्रॉब्लम बनी रहे। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इन नोट से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि बैठी आवाज से निपटने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए। कई पहलू हैं। बिल्कुल। सार यही है कि आवाज की देखभाल एक संतुलन का काम है, बैलेंसिंग एक्ट है। हाँ। सबसे पहले समस्या को पहचाने और उसे आराम दे, रेस्ट। ठीक है। फिर उसे ठीक होने के लिए जरूरी माहौल दें, यानी नमी और हाइड्रेशन। उसके बाद बहुत धीरे धीरे और सावधानी से उसे फिर से सक्रिय करें, जेंटल एक्टिवेशन। राइट। साथ ही उन चीजों से बचे जो नुकसान पहुंचा सकती हैं, प्रोटेक्शन। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सीमाएं जानें। और अगर समस्या बनी रहती है तो पेशेवर मदद लें, सीक हेल्प। वाह। रेस्ट, हाइड्रेशन, जेंटल एक्टिवेशन, प्रोटेक्शन, सीक हेल्प, ये पांचों मिलकर काम करते हैं। जी, ये पांचों पहलू मिलकर एक समग्र होलिस्टिक अप्रोच बनाते हैं। तो ये सिर्फ अलग अलग नुस्खे नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है आवाज को वापस पाने की। हाँ बिल्कुल। आराम, हाइड्रेशन, हल्के अभ्यास, बचाव और जरूरत पड़ने पर डॉक्टरी सलाह, ये सब मिलकर काम करते हैं। और ये समझना भी जरूरी है कि हर व्यक्ति की आवाज अलग होती है और उसकी रिकवरी की स्पीड भी अलग होती है। हाँ, ये तो है। जो एक के लिए काम करता है जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी उतना ही असरदार हो। इसलिए अपने शरीर के संकेतों को सुनना बहुत जरूरी है। मतलब ध्यान देना है कि क्या चीज सूट कर रही है, क्या नहीं। बिल्कुल। अगर किसी अभ्यास से तकलीफ हो रही है तो उसे ना करें। अगर घरेलू उपायों से आराम नहीं मिल रहा तो डॉक्टर से मिलें। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये थी हमारे स्रोतों के आधार पर बैठी आवाज को ठीक करने के उपायों पर एक काफी विस्तृत चर्चा। जी। हमने देखा कि कैसे आराम, नमी, हल्के अभ्यास और सावधानियां मिलकर काम करती हैं और कब पेशेवर मदद लेना जरूरी हो जाता है। उम्मीद है कि ये जानकारी उन सभी के लिए उपयोगी होगी जो कभी ना कभी इस परेशानी का सामना करते हैं। जी, उम्मीद तो यही है।